हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में हमने क्या है, पर्तियार वंश है उसके बारे में पढ़ा था। पर्तियार में हमने गुर्जर जो पर्तियार है वो कंप्लीट किया था, यानी गुर्जर पर्तियार कहाँ थे, पर्तियार वंश के संस्थापक कौन से थे, पर्तियार वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, प्रथम बार मंडोर जो राजधानी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, राजस्थान में इसकी कितनी शाखाएं थी, कुल शाखाएं कितनी थी, और अगर हम बात करते हैं किस शाखा को लेकर त्रिपक्षीय मुकाबला किया गया था, और इस त्रिपक्षीय मुकाबले में शासक कौन कौन से थे, किस सत्ता का शासक किस सत्ता को हराना चाहता था और अपना क्या है आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। और अगर हम बात करते हैं कि जो पर्तियार वंश है उसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं ग्वालियर प्रशस्ति में किसी अलग अलग उपाधियां दी गई थी, और किंतु एक जो अगर हम बात करते हैं अलग अलग पॉइंटों के आधार पर जो अलग अलग जो शासक थे उनमें कौन सा शासक सबसे शक्तिशाली था, और अंतिम रूप से अगर हम बात करते हैं इस पर्तियार वंश का शासक कौन था, ये हमने क्या डिटेल से पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे चौहान वंश की स्थापना। कौन सा आता है? चौहान वंश है और उसके संस्थापक है। और राजस्थान में चौहान वंश के कहां कहां पर किस किस संस्थापक के द्वारा चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया गया था, तो इसके बारे में आज के है चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं चौहान वंश। कौन सा आता है? चौहान वंश है। तो इसमें हेडिंग डालते हैं चौहान वंश। चौहान वंश है। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं कि चौहान जो वंश है उसकी वंश परंपरा कहां से स्टार्ट हुई। प्रथम बार चौहान वंश का संस्थापक कौन सा था और कहां से इस चौहान वंश को आगे बढ़ाया गया था। तो प्रथम बार हम बात करते हैं चौहान वंश जो है सांबर व उसके आसपास का क्षेत्र है। प्रथम बार सांबर में, सांबर की बात करते हैं तो स्पादलक्स है, या अगर हम बात करते हैं शाकंभरी के आसपास का क्षेत्र है। स्पादलक्स या शाकंभरी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि चौहान वंश की जो स्थापत्य थी कहां से इसको प्रथम बार चौहान वंश ने बसना स्टार्ट किया गया था, तो वो अपना कौन सा था? सांबर व उसके आसपास का क्षेत्र है, स्पादलक्स के नाम से जाना जाता है, या इसे शाकंभरी के आसपास का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम क्या? वासुदेव है। उनके द्वारा सांबर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। लगभग 551 में इनके द्वारा क्या है इस वंश की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाए चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं? अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन से आते हैं? वासुदेव। कौन से आते हैं? वासुदेव है। इनके द्वारा 551 में ही इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाया गया था। सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ाया था। इसके बाद इस जो चौहान वंश की स्थापना करने के बाद इसकी राजधानी है वो कहाँ ले जाते हैं? चित्रकूट, नागौर में ले जाते हैं। इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है। उसमें कहा गया है कि सांबर का निर्माता कौन है, सांबर जो झील है उसका निर्माता कौन से? वासुदेव है। लेकिन ये अगर कहा जाए, अगर हम किताबों में पढ़ते हैं या पुराणों में पढ़ते हैं तो ये झील किस प्रकार की कृत्रिम है। कहा गया है कि इस झील को किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये कृत्रिम है, अपने आप बनी है। लेकिन इसकी बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि सांबर जो झील है उसके निर्माता कौन से? अपने वासुदेव है। सांबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सांबर के आसपास ही प्रथम बार चौहान वंश परंपरा ने क्या अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित किया था, अपने जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो प्रथम शाखा कौन सी आ जाती है? चौहान वंश की अगर हम बात करते हैं सांबर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जिसके वास्तविक संस्थापक कौन है? वासुदेव है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसकी शाखा आती है नाडोल के चौहान वंश है। जैसे आगे बढ़ते हैं कौन से आते हैं? नाडोल के चौहान है। नाडोल के चौहान। इसकी अगर बात करते हैं तो लक्ष्मण चौहान थे, वो इस नाडोल की जो चौहान वंश के संस्थापक थे। अगर मैं बात करता हूं कि नाडोल में चौहान वंश को किसने आगे बढ़ाया तो वो अपने कौन से थे? लक्ष्मण जी थे।
कौन से आते हैं? लक्ष्मण चौहान के द्वारा नाडोल में जो चौहान वंश है, चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इसी के समकालीन अपनी चल रही थी अजमेर। इसी के समकालीन अगर बात करते हैं अजमेर के चौहान, किसके आते हैं? अजमेर के चौहान है। अजमेर की स्थापना 1113 में अजराज के द्वारा की गई थी। अजमेर दुर्ग बसाया था अजमेर में के द्वारा की गई थी। तो इसी अजमेर की हम बात करें हैं कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा? वहां के शासक अजराज जी है, उनके द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। यहाँ तक कौन से आते हैं? अजयराज चौहान। 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो पहली मुख्य शाखा कौन सी थी? सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र की शाखा थी। इसके बाद में नाडोल में चौहान वंश के संस्थापक लक्ष्मण जी चौहान थे, उनके द्वारा जो यहाँ पर क्या चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अजमेर में चौहान वंश की अगर बात करते हैं तो अजयराज के द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद जिसमें और शाखाएं निकलती है और इसमें यह जो शाखा पहुंचती है वो कौन से आते हैं? जालोर में। जालोर के चौहान है, सभी ने पढ़ा है। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल के द्वारा। कौन से आते हैं? कीर्तिपाल के द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी और इन्हें एक उपाधि दी गई है किंतु एक महान राजा। कीर्तिपाल अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी जो चौहान वंश है उनको किस क्षेत्र में? जालोर में बसाते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं जालोर में ये किंतु एक महान राजा की उपाधि से जाने जाते हैं। अगली शाखा नाडोर के बाद में अगली इनकी शाखा बढ़ती है, वो कहाँ पर आती है? जालोर की चौहान। और जालोर के चौहान के शासक कौन से? कीर्तिपाल है। इन्हें किंतु एक महान राजा है, किंतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान है। किंतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान है। इनके द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो जालोर में अगर बात करते हैं चौहान वंश की कौन से है? कीर्तिपाल है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिवाना है। सिवाना का रूप पढ़ा है, उसमें चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिवाना की अगर हम बात करते हैं तो शीतल देव को हमेशा पढ़ते हैं। सिवाना ग्रुप की और उसके आसपास की अगर हम बात करते हैं तो शीतल देव को पढ़ा जाता है। तो सिवाना के चौहान कौन है? शासक है शीतल देव। सिवाना के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? शीतल देव के द्वारा की गई थी। जो अगर हम बात करते हैं सिवाना ग्रुप पढ़ेंगे आगे तो इसमें जो शासक थे उनके द्वारा यहाँ पर क्या चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद आते हैं बूंदी के चौहान हैं। तो बूंदी के चौहान कौन से आते हैं? देवा है। बूंदी के चौहान अपने कौन से आते हैं? यहाँ के देवाजी। बूंदी में चौहान परंपरा को देवाजी ने आगे बढ़ाया था। तो बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? देवा के द्वारा की गई थी। इससे जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो इसके आते हैं शिरोई के चौहान है। शिरोई के चौहान है, जालोर है उसके पास का शिरोई का क्षेत्र है। तो शिरोई में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा? लुम्बा के द्वारा की गई। शिरोई के चौहान और यहाँ के संस्थापक कौन से आते हैं? लुम्बा। शिरोई के अगर हम बात करते हैं चौहान वंश के संस्थापक कौन से आते हैं? लुम्बा जी आते हैं। और एक हम अंतिम रूप से पढ़ते हैं गोविंद राज है। कौन से आते हैं? गोविंद राज है। उनके द्वारा किस क्षेत्र में चौहान वंश परंपरा को आगे बढ़ाया गया? तो रणथंभौर पढ़ते हैं। रणथंभौर और उसके आसपास के क्षेत्र में गोविंद राज के द्वारा चौहान वंश परंपरा को आगे बढ़ाया गया। तो रणथंभौर में गोविंद राज जी, रणथंभौर जो क्षेत्र था उसमें गोविंद राज जी के द्वारा के चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया गया। तो ये एक हमारी क्या चौहान वंश की शाखाएं हैं। किस किस क्षेत्र में किस किस शासक के द्वारा चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया गया था। चौहान पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अजमेर पढ़ेंगे, फिर हम जालोर पढ़ेंगे, सिवाना के पढ़ेंगे, रणथंभौर के पढ़ेंगे। तो अलग अलग चौहान हैं जहाँ जहाँ पर इनके द्वारा अलग अलग कृतियां की गई थी उनके बारे में
पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से चौहान वंश तो था, उसमें क्या सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रथम बार के इस परंपरा थी, ये बड़ी थी। स्पालदक्स है या शाकंभरी के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर ये प्रथम बार का पद्धति है। उसके बाद में अजमेर में आती, अजमेर में चौहान वंश आता है। फिर नाडोर पाली में आता है, जिसके संस्थापक लक्ष्मण चौहान थे। इसके बाद में जालोर की अगर हम बात करते हैं तो कीर्तिपाल थे। सिरोही की अगर हम बात करते हैं तो सिरोही के शासक आते हैं लुम्बा जी है। और सिवाना में शीतलदेव के द्वारा किए गए थे। बूंदी की अगर हम बात करते हैं तो बूंदी में कौन से थे, देवाजी है। और रणथंभौर में गोविंदराज के द्वारा चौहान परंपरा को आगे बढ़ाया गया था। तो अब हम क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पॉइंट की बात करते हैं, सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश जो पनपा था उसके बारे में देखते हैं। तो अगर सांबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक शिलालेख आता है जिसका नाम कौन सा था, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कहाँ का है, भीलवाड़ा का है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो चौहान वंश को सांबर के आसपास के क्षेत्र में किसने बसाया था, 551 में वासुदेव के द्वारा चौहान परंपरा को शुरुआत किया गया। चौहान परंपरा की क्या शुरुआत की गई थी, किस क्षेत्र में है। अगर मैं बात करता हूं कि चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव के द्वारा सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र में की गई। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव के द्वारा सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र में की। पहला पॉइंट तो कौन सा आता है कि सांबर में और उसके आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव के द्वारा की गई थी। 551 में ये करते हैं। और ये जो क्षेत्र था सांबर व उसके आसपास का, यानी स्पालदक्स का क्षेत्र था। सांबर व उसके आसपास में आ जाता है स्पालक्स, ठीक है। ये अलग से पॉइंट आता है कि चौहान वंश की स्थापना है वासुदेव के द्वारा किस क्षेत्र में की, या तो वो देगा सांबर या स्पालदक्स देगा, या अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है कि इस क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई। शाकंभरी आएगा, स्पालदक्स आएगा, या सांबर के आसपास का क्षेत्र है। तीनों में से एक ऑप्शन अपने को मिलेगा। तो यहाँ पर करते हैं इसके द्वारा की गई थी। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी सांबर में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो कुल देवी, सांबर की बात करते हैं चौहानों की जो कुल देवी है उसका मंदिर बनाया था। इसकी अगर हम बात करते हैं किसकी, वासुदेव की है, तो इन्होंने सांबर में कुल देवी है शाकंभरी माता है उनका मंदिर बनवाया था। तो इसलिए इसे शाकंभरी के नाम से भी जानते हैं। सांबर में वासुदेव के द्वारा शाकंभरी माता का मंदिर बनाया था। तो वासुदेव थे, वासुदेव जो सांबर और उसके आसपास क्षेत्र है वहां पर एक कुल देवी है, इनका मंदिर बनवाते हैं जिसका नाम क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर है। और इस साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं सांबर की है, पहले तो राजधानी सांबर थी, लेकिन ये सत्ता स्थापित होने के बाद में राजधानी किसको बनाते हैं, छत्रपुर नागौर, छत्रपुर नागौर राजधानी बनाया। प्रश्न आएगा कि सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र में पहले तो क्या कोई चीज नहीं था। जब इस क्षेत्र में चौहान वंश परंपरा की स्टार्ट की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो उसके बाद राजधानी किसको बनाया गया था, कि राजधानी किसको बनाया गया था, इस साम्राज्य की राजधानी आती है छत्रपुर है, नागौर को बनाया गया था। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि वासुदेव के द्वारा सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र में जो चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो एक शिलालेख आता है जिसका नाम कौन सा है, बिजोलिया है। एक शिलालेख आता है जिसका नाम कौन सा आता है, बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख क्या है, भीलवाड़ा का है। इसकी जानकारी बिजोलिया, कौन सा लिया, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख
देता है कि सांबर में इसकी स्थापना करते हैं और ये राजधानी बनाते हैं। इस क्षेत्र को इसके नाम से जाना जाता है। कौन जाता है? बिजोलिया शिलालेख है और ये बिजोलिया शिलालेख अपना कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। इनके अनुसार कहा गया कि सांबर में इनकी स्थापना की गई थी। इनके अनुसार का कहा जाता है, जो क्या कहा जाता है, बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है कि सांबर का निर्माता वासुदेव है। इस शिलालेख में यह भी बताया गया जो सांबर झील है, सांबर झील है, उसका निर्माता कौन सा आता है? अपना वासुदेव है। तो इसमें एक जानकारी और मिलती है कि सांबर का निर्माता वासुदेव है। ये क्या कहता है कि इस शिलालेख में जो लिखने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि जो सांबर झील बनाई गई थी उसका निर्माता कौन से आते हैं? वासुदेव है। लेकिन ये कहा गया है, अगर पुराण पढ़े हैं, अपनी किताबें पढ़ी हैं, तो उनमें कहा गया है कि ये किस प्रकार कृत्रिम झील है, इसको क्या है, किसी ने नहीं बनाया। सांबर झील अपने आप बनी हुई झील है, यानी यह कृत्रिम झील है। अब इसी में कहा गया है कि ये जो वासुदेव है ये वत्स से क्या है? गोत्रीय ब्राह्मण है, इनकी गोत्र क्या है? ब्राह्मण है। तो इसमें एक और बताया गया कि बिजोलिया शिलालेख में क्या देते हैं कि वासुदेव गोत्रीय है, ब्राह्मण है। वासुदेव किस प्रकार के हैं? इनकी वंश जो है वो किस प्रकार की है? वंश जो है वो किस है? ब्राह्मण है। किसमें मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। तो एक तो क्या कहते हैं कि सांबर के निर्माता कौन से आते हैं? वासुदेव है और ये गोत्रीय ब्राह्मण है। अब आते हैं पंडित गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा हमने पहले पढ़ा था। इसमें बाद में चौहान वंश के बारे में गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो वासुदेव का काल था, वासुदेव का जो काल आया था वो स्वर्णिम काल कहलाता है। कौन से आते हैं? पंडित शर्मा है। पंडित कौन से आते हैं? गोपीनाथ शर्मा हैं। चौहानों का निर्माण काल या आरंभिक काल किसको कहा जाता है? वासुदेव के काल को चौहानों का आरंभिक काल या क्या किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे, आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इनका स्वर्णिम काल कहलाता है। लेकिन फिर यहाँ के शासक आते हैं अजयराज जी। यहाँ के शासक क्या आते हैं? अजयराज जी है। उनके द्वारा जो इस परंपरा को बहुत ही आगे बढ़ाया गया था। तो फिर गोपीनाथ जो शर्मा थे वो अपनी क्या है परिभाषा बदलते हैं और कहते हैं कि अजयराज का जो काल था, अजयराज का जो काल था वो चौहान वंश परंपरा का आरंभिक काल या स्वर्णिम काल कहलाता है। आरंभिक काल या क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नोट लगाकर, अजयराज चौहान का काल चौहान वंश परंपरा का, चौहान वंश परंपरा का स्वर्णिम काल या आरंभिक काल कहा जाता है। तो जैसे अजयराज जी आते हैं, अजयराज जी आए थे, उनके द्वारा चौहानों के लिए विशेष कर कार्य किए गए थे, इसलिए ये इनका क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल या अगर हम बात करते हैं आरंभिक काल कहलाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम वासुदेव है वो चौहान वंश परंपरा की स्थापना करते हैं। किस क्षेत्र में है? सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र में करते हैं। सांबर व उसके आसपास का क्षेत्र था, वहां पर ये चौहान वंश को फैलाते हैं, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में मिलती है। जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा में इसकी जानकारी मिलती है। और यह शिलालेख क्या बताता है कि सांबर के निर्माता कौन से थे? वासुदेव। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, वास्तविक रूप से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो यह झील बनी है ये किस प्रकार की? कृत्रिम झील है। इस झील को किसी ने नहीं बनाया। इस झील को क्या है? किसी ने नहीं बनाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान हैं, जिसमें हमने अभी देखा था अजयराज। अजयराज के द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अजयराज जी के द्वारा क्या है? अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी।
तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो अजय राज पहले शासक आते हैं यहाँ के अजय राज। अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में बसाया था अजमेर। बसाया था क्या? अजमेर। अजमेर जो था उसकी स्थापना किसके द्वारा 1113 में की जाती है? किसके द्वारा है? अजय राज जी के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है। कब? 1113 में। और इन्हीं के द्वारा क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाया गया था राजधानी। अजय राज जी के द्वारा 1113 में अजमेर को बसाया था और इसी के राजधानी बनाया था। एक अजय राज जी के बारे में और विशेष बात है, इन्होंने अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। इन्होंने क्या है? अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। वह शासक कौन सा था जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? अपने नाम के सिक्के चलवाए। चौहान वंश का वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा अपने नाम के सिक्के चलवाए गए थे? तो वो कौन से थे? अजय राज जी थे। इन्हीं के द्वारा अपने नाम पर क्या सिक्के चलवाए जाते हैं? अपने नाम पर क्या सिक्के चलवाए गए थे। अब हम बात करते हैं अजमेर में। अजमेर में जाते हैं तो अजमेर में क्या एक किला है जिसका नाम कौन सा? अजमेर। अजमेर कभी गए होंगे या कभी भविष्य में जाना होगा। आरपीसी का ऑफिस, आरपीसी संस्थान है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। दो घाटियों के मध्य बनी हुई जिसे घुंघरू घाटी कहा जाता है, जिसे घुंघरू घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस जो अजमेर, इस क्या है? अजमेर है। इसमें एक दुर्ग है जिसका नाम कौन सा? अजमेर दुर्ग। जिसका नाम क्या है? अजमेर दुर्ग है। इसे पहले प्राचीन नाम गढ़बिठली कहा जाता था। इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? गढ़बिठली के नाम से जाना जाता था। इसके आसपास का क्षेत्र, तो ये में पहाड़ियां है। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें एक दुर्ग है जिसका नाम कौन सा? अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग या अजमेरू दुर्ग है जिसका प्राचीन नाम कौन सा है? गढ़बिठली है। जिसका प्राचीन नाम क्या था? गढ़बिठली है। कहा जाता है कि यहाँ के जो प्रशासक थे, यहाँ के जो प्राचीन समय में प्रशासक थे विठल दास के द्वारा इसका नाम गढ़बिठली रखा गया था। क्यों रखा गया था? कि यहाँ के जो शासक हुए हैं शाहजहां थे। शाहजहां के समय यहाँ के शासक थे विठल दास गौड़। शाहजहां यहाँ के थे, ठीक है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, ये शासक हुए थे। इनके द्वारा, शाहजहां के द्वारा यहाँ को जो अजमेर दुर्ग था इसके नियंत्रण करने के लिए, इसके बारे में ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। वो कौन से थे? विठल दास गौड़। वो किस नाम से थे? विठल दास गौड़ है। विठल दास गौड़ इनका नाम होने के कारण इन्होंने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? गढ़बिठली। अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? गढ़बिठली है। वर्तमान में इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो अजमेर दुर्ग है इसे तारागढ़ का किला या तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि इसे तारागढ़ क्यों कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है? तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो एक मेवाड़ के आगे बढ़ेंगे तो मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ के क्या है? आगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेवाड़ के एक शासक थे, राजकुमार थे, जिसका नाम कौन सा था? पृथ्वीराज सिसोदिया है। मेवाड़ के शासक थे जिसका नाम क्या था? राजा थे जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया है। इसे उड़ना राजकुमार या तेज धावक के नाम से जाना जाता था। कुछ कहते हैं, अगर हम बात करते हैं मेवाड़ के शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसे उड़ना राजकुमार या तेज धावक के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तारा था। इनकी पत्नी का नाम तारा था। इनके द्वारा पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा इस दुर्ग की मरम्मत करवाई गई। पहले दुर्ग बन गया था लेकिन बाद में इस दुर्ग की मरम्मत इनके द्वारा करवाई गई थी। तो इनके द्वारा मरम्मत करवाई गई थी तो अपनी पत्नी को समर्पित करने के लिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? तारागढ़। इसका नाम क्या रखते हैं? तारागढ़ के नाम से रखा था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अजमेरू दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? अजमेरू दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? गढ़बिठली था। किसके नाम से लगा था? विठल दास गौड़ थे। जो अगर हम बात करते हैं शाहजहां के द्वारा विठल दास गौड़ को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्त के होने के कारण इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? गढ़बिठली।
लेकिन बाद में मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसे उड़ना राजकुमार या तेज धावा की उपाधि दी जाती है, उनके द्वारा इस दुर्ग की मरम्मत करवाई जाती है। और मरम्मत करवाने के उपरांत इन्होंने इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, जिसका नाम क्या था? तारा था। तो अपनी पत्नी का नाम तारा होने के कारण इन्होंने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़ है। इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया? तारागढ़ है। इसी में अगर हम जाएंगे तो आरपीसी का भवन है, इसमें क्षेत्र में जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है? आरपीसी का भवन बना हुआ है। आरपीसी कभी भवन गए होंगे तो दोनों तरफ क्या पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के मध्य में एक क्या भवन बना हुआ है, जिसके आरपीसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये दो पहाड़ियों के बीच में है, दो क्या पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। आरपीसी की स्थापना सभी को पता है कि इसकी स्थापना जो थी जयपुर में हुई थी। बाद में श्री वी सत्यनारायण समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कहां पर है? अजमेर में स्थानांतरण कर दी। ये किया गया, ट्रांसफर किए थे, हाईकोर्ट जोधपुर भेज दिया गया था, और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चेंज कर दिए गए थे। इसी के अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना तो कहां पर है? आरपीसी जयपुर में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका ट्रांसफर कहां? अजमेर में किया गया। तो यहाँ पर दो दुर्ग है, और उन दोनों दुर्गों के मध्य क्या बना हुआ है? आरपीसी भवन। पहाड़ियां दो, आरपीसी ऑफिस जाएंगे या भविष्य में जाएंगे तो देखना पहाड़ियों के मध्य बना हुआ है। तो इसे घुंघरू घाटी कहा जाता है। इस घाटी को क्या कहा जाता है? घुंघरू घाटी। घुंघरू घाटी है। आरपीसी भवन जहां बना हुआ है तो आप पढ़ेंगे, जब भी आरपीसी साइड खोलेंगे तो उसमें क्या घुंघरू घाटी लिखा है, उसको क्या है? घुंघरू घाटी लिखा आएगा। तो घुंघरू घाटी में आरपीसी भवन बसा हुआ है। इसमें एक कहावत, एक कहानी सी है कि जो घुंघरू घाटी है इसका नाम घुंघरू घाटी क्यों पड़ा? घुंघरू घाटी क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो लोग थे, उनके द्वारा इसका नाम क्या है? घुंघरू घाटी रखा, घुंघरू घाटी रखा गया था। तो पहले प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो अपने भी देखा होगा कि प्राचीन समय में जब पति पत्नी कहीं जाते थे, पति पत्नी कहीं जाते थे, ससुराल जाते या पीढ़ी से पत्नी को लेने के लिए जाते थे, तो पति आगे चलता था और पत्नी उसके पीछे पीछे चलती थी। आज की तरह मॉडर्न नहीं, बरोबर में चलते हैं, बरोबर में बैठते हैं, ऐसा नहीं था। प्राचीन में बहुत ही संस्कारी लिहाज हुआ करता था, बहुत ही अच्छे सद्भाव के साथ रहते थे। पति आगे पत्नी पीछे, या ससुर लेने जाता तो वो आगे चलती थी। और प्राचीन समय में क्या हुआ करता था? एक अटैची साथ में रहती थी। एक क्या अटैची हाथ में हुआ करती थी हमेशा, आजकल तो छोड़ दी है। पहले जब भी जाते थे, हमने भी देखा है, इधर उधर जाते थे तो बसें चलती थी या किसी अन्य साधन पर जाते थे तो उनके हाथ में क्या अटैची रहती थी, और अटैची में क्या सारा सामान था। तो अटैची लेकर जो व्यक्ति था वो आगे की तरफ चलता था, और जो महिला थी वो पीछे की तरफ उनके चलती थी। आदमी आगे आगे, और क्या है उनकी पत्नी जो महिला थी उनके पीछे पीछे चलती थी। तो जैसे ही पति आगे निकलता, पत्नी के धीरे धीरे पीछे पीछे चलती रहती थी। और पजेब, पैरों में पजेब यानी घुंघरू बांध कर रखते थे। पैरों में पजेब थी, घुंघरू छन छन की आवाज आती थी। आजकल तो क्या है, कोई छन छन नहीं, किसी प्रकार की कोई पजेब बुजुर्ग नहीं है। आजकल तो मॉडर्न जमाना, ठीक है, सीधे तरीके से रहते हैं। लेकिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो पजेब इस प्रकार की थी, तो उनमें क्या घुंघरू लगे हुए थे। तो घुंघरू से क्या आवाज आती थी, घुंघरू से आवाज आती थी तो पति पत्नी जा रहे थे। ये कहानी पर है कि पति पत्नी जा रहे थे, पति से आगे चले गए, पत्नी पीछे पीछे। तो घुंघरू वहां से क्या, पत्नी जा रही थी, घुंघरू बज रहे थे, लेकिन एक घुंघरू क्या है वहां से निकल गया, पैर से निकल गया और वहां पर क्या गिर गया। तो पत्नी थोड़ी देर पत्नी ने देखा कि आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ है। तो वो आगे चलता रहा, ठीक है, पीछे आवाज नहीं आ रही, कहाँ है। फिर बाद में देखा तो पत्नी जी पीछे पीछे, तो घुंघरू उसका पड़ गया, तो वो घुंघरू ढूंढने के लिए लगी। इसलिए लोगों की कहावत है कि इस घुंघरू के गुम हो जाने के कारण यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनके द्वारा अपने शासक के घुंघरू, पत्नी के घुंघरू गायब हो जाने के कारण इसका नाम क्या रखा था? घुंघरू घाटी है। तो घुंघरू घाटी में आरपीसी का भवन है। 1113 में अजयराज के द्वारा अजमेर को बसाया गया था, और इन्हीं के द्वारा क्या है, ये इसे राजधानी बनाते हैं और अपन ही नाम से क्या सिक्के चलाते हैं। बाद में यहाँ के शासक आते हैं अर्णोराज जी। 1133 में अजमेर के शासक आते हैं अर्णोराज जी है। अर्णोराज जी जो थे यहाँ के जो संस्थापक की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा आना सागर झील बनाई। अजमेर जाएंगे तो यहाँ झील देखेंगे जिसका नाम है आना सागर झील है। तो इन्होंने क्या है यहाँ पर आना सागर झील बनाई थी, किसके द्वारा? 1133 में है, अर्णोराज जी के द्वारा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जहांगीर और उनके बेटे के दौलत बाग बारादरी
और उत्तराई बनाई गई। ठीक है, तो इसके बारे में क्या आगे हम कल से पढ़ेंगे। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना है, उसको कल से आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार के बिना किसी तनाव के, दबाव के, बिना किसी भी उलझन के आगे बढ़ते रहें और खुश रहें, इसी प्रकार मस्त रहें। थैंक यू।